हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेज रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भाई वायुदाब, पेटी और पौने। बता दें स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे लेक्चर आप लोगों को खड़ग डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिए जा रहे हैं। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे वायुदाब, पेटी और पौने। तो हमारे पास जो है कंप्लीट टॉपिक स्टूडेंट्स आपके सामने दर्शाया गया है, केवल इसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। हर एक चीज यहाँ पर जो आप लोगों के लिए दर्शाई गई है काम की है। तो ध्यान से अपने नोट्स बनाइए, ध्यान से टॉपिक को पढ़िए। पहली चीज आ गई स्टूडेंट्स वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, वायुदाब नाम से ही क्लियर है, वायु के द्वारा लगाया गया दाब, लगाया गया दाब। यानी कि वायु जो है स्टूडेंट्स दाब लगाती है, किस पर लगाती है? धरातल पर। वायु जो है वो धरातल पर दाब लगाती है, और ये धरातल पर जो वायु दाब लगाती है उसी को क्या बोलते हैं? वायु दाब बोला जाता है। दूसरी चीज, वायु दाब जो है स्टूडेंट्स बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर, वायु दाब जो है बैरोमीटर से मापते हैं। अब बैरोमीटर से मैं आपको बता दूं, एग्जाम में यहाँ से पेपर सेक्टर जो है वो 3 प्रकार से प्रश्न पूछता है। एक तो प्रश्न पूछता है कि वायु दाब किससे मापा जाता है? हम कहेंगे वायु दाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। दूसरी चीज, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि यदि बैरोमीटर पर पाठ्यांक, ध्यान दीजिएगा, पाठ्यांक यदि अचानक गिरे, अचानक गिरे तो क्या होगा? यदि बैरोमीटर पर पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स आंधी तूफान का संकेत होगा। आंधी तूफान का संकेत होगा। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, यदि पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो क्या होगा? तो आंधी और तूफान का संकेत होता है। बैरोमीटर पर अचानक पाठ्यांक गिरने से और धीरे धीरे गिरने से, धीरे धीरे यदि नीचे गिरे तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स बैरोमीटर पर पाठ्यांक यदि धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी। और यदि धीरे धीरे ऊपर चले, पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर की ओर आए, यानी कि वायु दाब कम हो, ऊपर की ओर आए तो क्या होगा भाई? आपका मौसम साफ होगा। ज्यादा हो तो बढ़े तो मौसम में साफ होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3 क्वेश्चन है यहाँ से। बैरोमीटर पर पाठ्यांक अचानक गिरे, आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे गिरे वर्षा आएगी, धीरे धीरे ऊपर चढ़े मौसम में साफ होगा। और एक वायु दाब को जो मापा जाता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। यहाँ से 4th जो है क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में हमारे जो टॉपिक के नाम में जो है स्टूडेंट्स वो आगे है वायु दाब पेटी। वायु दाब पेटी क्या होती है? तो देखिए, किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित बेल्ट में एक जैसा दाब, निश्चित बेल्ट में एक जैसा दाब, एक जैसा दाब क्या किसका निर्माण करेगा? एक पेटी का निर्माण करेगा। किसी भी निश्चित बेल्ट में, जो मैंने दर्शा रखा है, जो प्लस के आपको ये पेटियां नजर आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वायु दाब अधिक है, और जो माइनस में दर्शा रखा है यहाँ वायु दाब कम है, तो वायु दाब पेटी कहलाती है। इसके बाद में हमारे टॉपिक का नाम है पवने। वायु दाब और पवने। पवने क्या होती है? उच्च वायु दाब से, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ, निम्न वायु दाब की तरफ हवा का बहना, हवा का बहना क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। हवा का बहना ही क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। तो तीनों शब्दों का अर्थ मैं मानता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि वायु दाब क्या है, वायु दाब पेटियां क्या है और पवने क्या है। अब यदि मैं कंप्लीट पृथ्वी के ऊपर देखूं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को नजर आ रहा है ये 1 2 3 4 5 6 और 7, कंप्लीट पृथ्वी के ऊपर 7 वायु दाब पेटियां हैं। 7 वायु दाब पेटी, 7 वायु दाब पेटियां हैं। इनमें से उच्च कितनी है? तो प्लस के निशान देख लीजिए, एक ये प्लस का है, एक ये प्लस का है।
दूसरा एक ये प्लस का है, एक ये प्लस का है। उच्च वायु दाब पेटी कितनी है? उच्च 4 है और निम्न कितने हैं? निम्न वायु दाब पेटी जो है वो 3 है। तो इस तरह से कुल वायु दाब पेटियां पृथ्वी के ऊपर कितनी हैं? 7 पेटियां हैं। उच्च वायु दाब पेटियां कितनी हैं? 4 वायु दाब पेटियां उच्च हैं। निम्न कितनी हैं? 3 वायु दाब पेटियां निम्न हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, यहाँ से एक चीज और आपको समझनी होगी कि जो पवने हैं स्टूडेंट्स, पवन हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बहेगी, लेकिन पवन दिखते नहीं है। सिद्धांत इसके ऊपर यही लगता है। इससे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लिया 2 कंटेनर है हमारे पास, एक में पानी ऊपर तक है, दूसरा कंटेनर जो है उसमें पानी निम्न है। दोनों को एक पाइप के माध्यम से मैं जोड़ दूं तो आप बता सकते हो कि किस कंटेनर का पानी किस में जाएगा। आप बता सकते हो स्टूडेंट, चित्र में स्पष्ट है। यहाँ पर पानी ज़्यादा है तो इसका मतलब पानी की दाब भी ज़्यादा है, तो पानी इस ओर जाएगा और पैरेलल आके रुकेगा। यदि मैं यहाँ पर ज़्यादा कर दूंगा तो पानी इधर आएगा। सेम ही सिद्धांत वायु के साथ, लेकिन वायु दिखती नहीं है। वायु भी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बहती है और उसका बहना ही क्या कहलाता है? उसका बहना ही स्टूडेंट्स पवन कहलाता है। दूसरी चीज देखें, यहाँ से क्या कहता है? यहाँ से कहता है कि वायु दाब पेटियां होती क्या है, तो आप समझ गए। एक निश्चित बेल्ट में वायु का समान वायु दाब जो हो वायु दाब पेटी का निर्माण करता है। और कितनी वायु दाब पेटियां हैं? 7 वायु दाब पेटियां हैं। उच्च कितनी है? 4 है। निम्न कितनी है? 3 है। अब यहाँ से पॉइंट ये उठता है स्टूडेंट्स कि किसी स्थान पर उच्च वायु दाब पेटी क्यों है और किसी स्थान पर निम्न वायु दाब पेटी क्यों है। तो देखिए, वायु दाब पेटियों के कारण, वायु दाब पेटियों के कारण 2 कारण हैं। एक तो सूर्य की किरण, दूसरा पृथ्वी की घूर्णन गति। सूर्य की किरणें और पृथ्वी की घूर्णन गति। अब यहाँ से देखें, जो 0 डिग्री से, आपको पता है पृथ्वी के बीच में ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 5 डिग्री अक्षांश नीचे, इस बेल्ट में स्टूडेंट सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु ऊपर उठती है। इस कारण से इसको बोला जाता है भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी, यहाँ पर काफी निम्न वायु दाब रहता है। इस कारण से इसी को ध्यान दीजिएगा भाई, शांत पेटी या डोलड्रम भी कहते हैं। शांत पेटी या डोलड्रम भी कहते हैं। अब ये प्रश्न पेपर में कई बार बना हुआ है कि शांत पेटी या डोलड्रम कितने डिग्री अक्षांश है। शांत पेटी या डोलड्रम 0 से 5 डिग्री दोनों गोलार्धों में शांत पेटी अक्षांश स्थित है। ये निम्न वायु दाब पेटी है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सीधी पड़ती हैं तो हवा गर्म होकर के हमेशा ऊपर उठती है, तो वायु का जो दाब है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज देखें, यहाँ से स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो सूर्य की किरणें 30 से 35 तिरछी पड़ती हैं। मान लिया ये आपका सूर्य है, ये तिरछी पड़ती हैं, किरणें तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पर भी तिरछी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणों के तिरछी पड़ने के कारण से यहाँ पर उत्तरी उपोषण उच्च वायु दाब पेटी है उत्तरी गोलार्ध में, और जो दक्षिण में है दक्षिणी उपोषण उच्च वायु दाब पेटी है। दक्षिणी उपोषण उच्च वायु दाब पेटी है। दक्षिणी उपोषण उच्च वायु दाब पेटी है दोनों गोलार्धों। कितने डिग्री अक्षांश है ये अक्षांश यहाँ दर्शाए गए हैं। ये 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में और 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर उच्च वायु दाब पेटी है स्टूडेंट्स, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी हैं। इसके बाद में देखिए, यहाँ 60 से 65 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 60 से 65 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में। ये वाली जो पेटियां हैं स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस दर्शाया गया है। यहाँ पर जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से निम्न वायु दाब है, तो उत्तर में तो उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी हो जाएगी, और भाई दक्षिण में जो है वो दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास देखिए 5 वायु दाब पेटियां हो गई। उसके बाद में सूर्य की किरणें बिल्कुल ही कम पहुंचती हैं भाई यहाँ पर तिरछी, जो दो ध्रुवीय है 80 से 90 डिग्री अक्षांश के ऊपर, यहाँ उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी का निर्माण होता है, और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी का निर्माण होता है। तो इस तरह से इन 2 कारणों से स्टूडेंट्स जो है वायु दाब पेटियां, सूर्य की किरणें और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से इन 7 वायु दाब पेटियों का निर्माण होता है। इसमें एक क्वेश्चन और यहाँ से इंपोर्टेंट निकल आता है कि असव अक्षांश किसको कहते हैं।
तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश, ये जो आपका 30 से 35 डिग्री अक्षांश है ये असव अक्षांश बोला जाता है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश। और यहाँ पर भी 30 से 35 डिग्री अक्षांश, ये असव अक्षांश बोला जाता है। उच्च वायुदाब पेटी यहाँ पे होती है। असव अक्षांश क्यों कहते हैं इसको? पुराने समय में जो है स्टूडेंट्स, लोग जब नाव में घोड़ों का व्यापार करते थे तो इस क्षेत्र में, विशेषकर दक्षिणी गोलार्ध में, इस क्षेत्र में या उत्तरी गोलार्ध में, इस क्षेत्र में जब नाव आती थी तो वायु का दाब अधिक होने के कारण से नाव पर जल स्तर जो है वो बढ़ जाता था, जिसके कारण से घोड़ों को समुद्र में कुदाया जाता था। और इसी कारण इस क्षेत्र को जो है वो असव अक्षांश का नाम दिया गया। असव का अर्थ जो है वो घोड़ा होता है, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है। अब अगला जो पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स यहाँ से, वो अगला पॉइंट बनता है पछवा पौने। तो डायरेक्ट भी याद कर लीजिए, आगे भी हम आपको बता देंगे। प्रचंड 50 है, चीखता 60 है और वही दहाड़ता 40 है। इसमें दहाड़ता 40 और आ जाएगा, दहाड़ता 40, दहाड़ता 40। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स कैसी पौने हैं? ये पछवा पौने हैं, दहाड़ता 40, प्रचंड 50। ये प्रचंड, दहाड़ता, चीखता, ये तेज आवाज के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। जब पौने इतने डिग्री अक्षांश के ऊपर होती हैं तो तेज आवाज करते हैं, जिसके कारण से इनको ये नाम दिया गया है। आगे इनके बारे में हम बताएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। अब बात आ गई आपकी पौनों की। तो मैंने बताया पौने क्या होती हैं। एक पौने क्या होती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा का बहना ही क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा का बहना ही क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। अब देखिए पवनों के यदि मैं प्रकार की बात करूं, पवनों के प्रकार की बात करें तो पवने जो है स्टूडेंट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। आज के टॉपिक में हम 2 प्रकार के पवनों के बारे में बात करें। देखिए जो पवने हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं पवने। पवने जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं भाई। आज के टॉपिक में हम 1 प्रकार की करेंगे, 2 प्रकार की पवने कल करेंगे। देखिए यहाँ एक तो है स्थायी पवन, कई बार प्रश्न बनता है स्थायी पवने। उसके बाद में सामयिक पवने, सामयिक पवने, और उसके बाद में स्थानीय, स्थानीय पवन। तो ये 3 प्रकार की पवने होती। ये 2 पवने हम कल करेंगे। आज यदि मैं स्थायी पवनों की बात करूं, स्थायी पवने ये भी 3 प्रकार की होती हैं। आगे चलकर स्थायी पवने 3 प्रकार की हो जाएंगी। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं आप लोग देखिए। पहली है आपकी व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन, और दूसरी है आपकी पछवा पवन, पछवा पवन, और तीसरी है आपकी ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन। समझना है टॉपिक को धीरे से, बिल्कुल एक एक शब्द जो हो लिखना है, समझना है। तो देखिए जो व्यापारिक पवने हैं स्टूडेंट्स वो कौन सी हैं, पछवा पवने हैं वो कौन सी हैं, ध्रुवीय है वो कौन सी हैं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने दर्शाया है 0 से 5 डिग्री दोनों गोलार्धों में ऊपर की तरफ। ये जो 30 से 35 और 5 डिग्री के बीच में ये जो बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट है, ये स्टूडेंट्स आपकी व्यापारिक पवने हैं। लिखा भी है व्यापारिक पवने। दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवने किस साइड से किस साइड चलती हैं? 30-35 डिग्री अक्षांश से 0 की तरफ चलती है। ये पवने हैं। ये जो पवने हैं स्टूडेंट्स आपकी, ये कैसी पवने हैं? ये व्यापारिक पवने हैं। कैसी पवने हैं? ये व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक पवने। अब प्रश्न आ जाए व्यापारिक पवने कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री चलती हैं, तो आप बता दोगे व्यापारिक पवने जो हैं वो 30-35 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश की तरफ चलती है। ये व्यापारिक पवने हैं। नेक्स्ट देखें भाई, इसके बाद इनके बारे में, इनकी दिशा से संबंधित प्रश्न आ जाता है। व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है स्टूडेंट्स, कितने से कितने चलती हैं? तो ये 30 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश की तरफ, अक्षांश की तरफ। पहला पॉइंट है व्यापारिक पवनों के बारे में जो वो कंप्लीट होता है। और कैसी पवने हैं व्यापारिक पवने? भी स्थायी पवने हैं। 12 के 12 महीने निरंतर ये पवने चलती ही रहती है।
दूसरी चीज देखें, जो आपकी व्यापारिक पौने हैं इनकी दिशा क्या है, तो उत्तर में दिशा, उत्तरी गोलार्ध में यदि मैं दिशा देखूं तो ये दिशा है स्टूडेंट्स। यदि मैं दिशाओं के बारे में यहाँ बताऊं तो आपको पता है 4 दिशाएं हैं, ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। 4 ही उपदिशाएं हैं, ये वाली, ये भी उपदिशा है, ये वाली भी उपदिशा है और ये वाली भी उपदिशा है। ये उपदिशाएं हैं उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण। तो क्या ये एज इट इज नहीं आ रही, उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण, तो क्या कहेंगे, उत्तर में व्यापारिक पौने उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण। इनकी दिशाओं के बारे में जरूर प्रश्न आ जाता है, पश्चिम दक्षिण। दूसरी चीज देखें भाई, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा ये है, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा ये है स्टूडेंट्स, दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पर ये एरो का निशान लूंगा मैं, ये एरो का निशान लूंगा, तो क्या कहेंगे, पूर्व दक्षिण से उत्तर पश्चिम। तो दक्षिण में क्या दिशा है इनकी, दक्षिण में पूर्व दक्षिण से पश्चिम उत्तर, यह आपको ध्यान में रखना है। अब व्यापारिक पौने कैसी पौने हैं, प्रश्न पूछ ले व्यापारिक पौने कैसी पौने हैं, तो व्यापारिक पौने स्थायी पौने हैं। व्यापारिक पौने कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश की तरफ चलती हैं, व्यापारिक पौने 30-35 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश की तरफ चलती है। व्यापार उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौनों की दिशा क्या होती है, तो उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, पूर्व दक्षिण से पश्चिम उत्तर होती है। ये 4-5% व्यापारिक पौनों के बारे में आती है। दूसरी जो पौन है स्टूडेंट्स आपकी पछवा पौन, देखिए पछवा पौन, तो देखिए चित्र में दर्शाया गया है, ये आपका 30-35 डिग्री उच्च वायुदाब पेटी है, बताया था मैंने, और ये आपका 60 से 65 निम्न वायुदाब पेटी है, ये निम्न वायुदाब है, ये उच्च है। तो सिंपल है, यहाँ पर भी निम्न है। अब पवन उच्च से निम्न की ओर चलती है, तो इधर 30 डिग्री अक्षांश से 0 की तरफ आ रही है, तो 60 की तरफ भी तो निम्न है, वहां पर भी जाएगी। तो ये आपकी ये जो पौने हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी कैसी पौने हैं, ये पछवा पौने हैं। ये जो पौने हैं ये पछवा पौने। और दक्षिणी गोलार्ध में ये वाली जो पौने हैं कैसी पौने हैं, पछवा पौने। अब यहाँ से वही तो क्वेश्चन पछवा पौनों के बारे में भी पढ़ेंगे, कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश चलती हैं, तो उत्तर में, ये उत्तर होता है दक्षिण हो स्टूडेंट्स, ये 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की तरफ, 60 डिग्री अक्षांश की तरफ। दूसरी चीज दिशा, तो क्या लिखेंगे दिशा के बारे में, आप देख रहे हो बिल्कुल अपोजिट, व्यापारिक पौनों के बिल्कुल अपोजिट चल रही है, तो क्या कहेंगे, व्यापारिक पौनों के विपरीत, व्यापारिक पौनों के विपरीत चलती है। अब विपरीत का मतलब क्या है, विपरीत ये चलती है। अब देखिए विपरीत का मतलब क्या है, दिशाएं ये आपकी 4 हैं, 4 ही उप दिशाएं हैं। तो ये जो एरो का निशान है मैं यहाँ से लूं इस तरह से, तो हम देख रहे हैं ये सेम है। तो क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध में ये पौने पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व चलती है। उत्तर में किस ओर चलती हैं, उत्तर में पश्चिम दक्षिण से पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व चलती है। और वही दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ चलती हैं, ये आपके एरो का निशान, ये एरो का निशान हमें पकड़ना है, ये एरो का निशान पकड़ना है, तो ये यहाँ पे समान रह जाएगा। उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण चलती है, उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण चलती है, पूर्व दक्षिण चलती है आपकी व्यापारिक पौन, ये पछवा पौने। एक चीज और स्टूडेंट्स, ये 30-35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री की तरफ चलती है, तो 35 डिग्री अक्षांश से जब पवन 60 डिग्री की तरफ चलेगी तो वो 40 डिग्री के ऊपर भी आएगी, 50 डिग्री के ऊपर भी आएगी और 60 डिग्री के ऊपर भी आएगी। ये पवनें तेज गति से चलती हैं तो आवाज करती हैं, तो इनके नाम दिए गए हैं। जब ये 40 के ऊपर आएगी तो इसको दहाड़ता 40सा बोलेंगे, समझना है चीज को। जब ये 50 के ऊपर आएगी तो इसको परचल 50सा बोलेंगे, और जब ये 60 के ऊपर आएगी तो इसको चीखता 60 बोलेंगे।
अब पेपर में प्रश्न इतना ही बनता है कि चीखता 60, प्रचंड 50, दहाड़ता 40 कैसी पवने है हमें बतानी है। पछुआ पवने है, पछुआ पवने कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश चलती हैं? पछुआ पवने 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की तरफ चलती हैं और इनकी दिशा व्यापारिक पवनों के विपरीत होती है। इसके बाद में देखिए आपका तीसरी जो पवन है स्टूडेंट्स, वो ध्रुवीय पवन है। ये वाली ये ध्रुवीय पवन है। ध्रुवीय पवन के बारे में मैं क्या बताता हूँ आपको, ध्रुवों से 60-65 डिग्री अक्षांश की तरफ चलती हैं। ये वाली ये ध्रुव है आपके दो, ये ध्रुवों से 60-65 डिग्री अक्षांश की तरफ चलती हैं। यहाँ ये जो पवने हैं पृथ्वी पर ध्रुवीय पवने हैं। नीचे की तरफ भी ये जो पवने हैं ये कैसी पवने हैं? ये ध्रुवीय पवने हैं, ध्रुवीय पवने हैं। बहुत ही पेपर की दृष्टि से एसएससी, एचएसएससी, हरियाणा पुलिस या फिर आपका आर्मी, ये रेलवे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 1% यहाँ से बन जाता है। तो देखिए भी ध्रुवीय पवने क्या कहेंगे, 80 डिग्री अक्षांश से 60-65 डिग्री अक्षांश की तरफ चलती है, की तरफ चलती है। ठीक है। दिशा, दिशा के बारे में क्या लिखेंगे, इनकी दिशा, इनकी दिशा व्यापारिक पवनों के जैसी होती है, व्यापारिक पवनों की जैसी होती है। बस ये ध्यान रखना है, व्यापारिक पवनों के जैसी होती है। तो ये था भी आपका। दूसरी चीज देखिए, हम देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में जो है स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी दिशा भटक गई है, तिरछी हो गई है। देखिए उच्च वायुदाब यहाँ है, निम्न यहाँ है, तो पवन सीधी आनी चाहिए, लेकिन सीधी पवन नहीं आ रही, थोड़ी सी आप देख रहे हो तिरछी आ रही है, उपदिशाएं हैं इनकी, देख रहे हो आप। तो ये किसने बताया था स्टूडेंट्स, ये जो है ये कोरोलोसिस का नियम है, कोरोलोसिस का नियम है। इस गोलार्ध में भी थोड़ी सी तिरछी है ये, इस गोलार्ध में भी तिरछी है। किसका नियम है? पवनों की दिशा का भटकना जो हो कोरोलोसिस का नियम है। दूसरा फेरल ने क्या बताया, दोनों गोलार्धों में इनकी दिशा क्या है, दिशा किस तरफ भटके हैं, ये फेरल ने बताया। और ये दिशा से जो भटके हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से ये भटके हैं, ये कोरोलोसिस ने बताया। तो प्रश्न आ जाए, कोरोलोसिस का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा से संबंधित है। कैसी पवनों की दिशा से संबंधित है? स्थायी पवनों की दिशा से संबंधित है। स्थायी पवनें कौन सी होती हैं? व्यापारिक पवनें भी स्थायी हैं, पछुआ पवनें भी स्थायी हैं, ध्रुवीय पवनें भी स्थायी हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका ज्योग्राफी से संबंधित वायुदाब, पेटी और पवनें। तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इसमें से करीबन 35 से 40 क्वेश्चन जो वो पेपर सेटर बना देता है कि वायुदाब को किससे मापते हैं, अचानक वायुदाब यदि गिर जाए तो क्या होगा, अचानक बढ़ जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे गिरे तो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़े तो क्या होगा, किससे वायुदाब को मापते हैं, वायुदाब पेटी क्या होती है, पवनें किस ओर से किस ओर चलती हैं, कितने प्रकार की पवनें होती हैं, पृथ्वी पर उनकी दिशा कितनी है, वायुदाब पेटियां कितनी हैं, उच्च वायुदाब पेटियां कितनी हैं, निम्न वायुदाब पेटियां कितनी हैं, कौन सी वायु कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश की तरफ चलती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कोई भी आपको यदि बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें सूचना दे सकते हैं। उम्मीद है कि भाई अच्छे से समझ में आया होगा और आपने नोट से निकाले होंगे। पढ़ने से पहले रजिस्टर और पेन लेके बैठिए, एक एक चीज समझिए और उसके साथ साथ नोट निकालते चलिए। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।